गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसमें हमने कल डिस्कस कर लिया था जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका अपर पार्ट। हमने कहा था कि जो हमारा श्वसन तंत्र है उसको मोटे तौर पर जो शरीर के आप क्या कहते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर ओरिएंटेशन में अगर आप देखें तो जो ऊपर वाला भाग था जो फेरिंग्स तक की संरचना थी, जहाँ पर कि ट्रैकिया और जो ओसोफेगस अलग अलग निकल रहे थे वहाँ से, तो वहाँ तक का भाग जो था वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था जो हमने कल पढ़ लिया। अब हम आगे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी बात करेंगे, जो जिसकी शुरुआत एक्चुअली ट्रैकिया से होती है। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ कार्टिलेजेज होते हैं, जैसे एक कार्टिलेज यहाँ पर हार्ड बोन है, इसके अलावा क्रेनोइड और दूसरे कार्टिलेज होते हैं। और ये वाला कार्टिलेज जो सबसे पहला वाला जो उपास्थि है जो ट्रैकिया का निर्माण करता है, ये सारे आप जानते हो। ये सबसे प्रोमिनेंटली गले के सामने दिखने वाली हड्डी है, इसको हम थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, यहां से लैरिंग्स की शुरुआत होती है। लैरिंग्स यानी श्वास नलिका, जिसके जरिए कि हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये लैरिंग्स का पार्ट है। लैरिंग्स जो ये वाला पार्ट है, सॉरी, लैरिंग्स का से श्वास नहीं लेती है। लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है, यहाँ साउंड प्रोडक्शन होता है। और इसके नीचे जो ट्रैकिया है ये हमारी श्वास नलिका है, लेकिन जो लैरिंग्स है वो भी हमारे श्वास नलिका का ही भाग है, क्योंकि अंदर से ये खोखला है। ठीक है, अभी हमने साउंड प्रोडक्शन वाला पार्ट हमने स्किप कर दिया क्योंकि वो अपने सिलेबस में है नहीं। सो लेट अस डिस्कस द ट्रैकिया इटसेल्फ। ये ट्रैकिया में करीब करीब 25 के आसपास ऐसे आपको कार्टिलेज दिखेंगे जिसको हम ट्रैकियल कार्टिलेजेज बोलते हैं। ये कार्टिलेजेज जो होते हैं क्या होते हैं, ये हॉर्स शू शेप होते हैं, मतलब जो घोड़े की नाल होती है ना उसके जैसे आकार के ये होंगे। ठीक है, और यहाँ पर खुला रहता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के जस्ट पीछे यहाँ पर ये जो मैं बना रहा हूँ दूसरे कलर में बना दूं, ये देखिए ट्रैकिया के जस्ट पीछे जो है ना ये ओसोफेगस यानी कि ग्रसिका है, आहार नाल की ग्रसिका है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर ये ग्रसिका टच होती है वहां पर ग्रसिका के पास ये कंप्लीट नहीं होता, जो कार्टिलेज है उसे पूरा गोल नहीं होता, बल्कि आप समझिए कि अर्धचंद्राकार से ज्यादा थोड़ा सा होता है। तो इस प्रकार से का शेप है इसका। ठीक है, ट्रैकिया में आपको ट्रैकियल कार्टिलेज दिख रहे हैं। फिर ट्रैकिया आप देखते हो कि दो ब्रांचेज में बढ़ जा रहा है। यहाँ पर ये राइट वाला ब्रांच है और ये लेफ्ट वाला ब्रांच है। राइट वाला ब्रांच आप देखिए ध्यान से, तो ये थोड़ा सा ज्यादा डायमीटर इसका ज्यादा लग रहा है, और इसका डायमीटर जो लेफ्ट वाला जो ब्रांच है इसका कम लग रहा है। इन दोनों जो ब्रांचेज इसको हम ब्रोंकस बोलते हैं, इसको प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं। और जो हड्डी जहां से कि बाइफरकेट होता है, इस हड्डी थोड़ी सी अलग, ये ट्रैकिया नॉर्मल जो ट्रैकियल कार्टिलेजेस से उससे अलग प्रकार की हड्डी, इसको हम इंटरनल रिज या कैरिना बोलते हैं। इंटरनल रिज बोलते हैं या कैरिना बोलते हैं। फिर आप देखिए कि ये जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग इटसेल्फ। ये लंग का टिश्यूज है और इसके अंदर दिस इज द पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर द ब्रोंकस। या हमारा जो ट्रैकियल है, जो ट्रैकिया का जो ब्रांच है, प्राइमरी ब्रोंकस है, उसकी जो पॉइंट ऑफ एंट्री है इसको हम हीलम या हीलस बोलते हैं। ये आगे हम और देखेंगे। फिर आप देखिए कि जो प्राइमरी ब्रोंकस था ये फर्दर डिवाइड हो गया सेकेंडरी ब्रोंकस में, फिर सेकेंडरी वाला फिर टर्सरी में हो जाएगा, फिर आगे चल करके इसी प्रकार से खूब सारे ब्रांचेज आगे बन जाएंगे। बट जहां पर कि ये लंग्स में, ये जो लंग्स, यहाँ लंग्स की संरचना है, फेफड़े की संरचना, फेफड़े में ये पॉइंट ऑफ एंट्री है किसका, प्राइमरी। तो प्राइमरी ब्रोंकस जो इसके अंदर जाता है। अब ये जो ब्रोंकस है, जितना पार्ट ब्रोंकस का इस फेफड़े से बाहर है उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहेंगे, और जो ब्रोंकस का पार्ट यानी कि जो प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, ये जो ब्रोंकस का पार्ट जो फेफड़े के अंदर है इसको हम इंट्रा पल्मोनरी बोलेंगे। अब इसका थोड़ा सा हम अंदर की एनाटॉमी देख लें कि मान लीजिए कि हमने इस जगह से ट्रैकिया का एक सेक्शन लिया है, जैसे यहाँ पे लिया है,
तो आप देखिए कि बीच में ये ल्यूमन दिख रहा है आपको, ल्यूमन मतलब खाली स्पेस, ये ल्यूमन शब्द ये ट्रैकिया का ल्यूमन है। इसके पीछे ये ओसोफेगस है, ओसोफेगस यानी ग्रसिका, आहार नाल की जो ग्रसनी के बाद ग्रसिका आती है ना, जो स्टमक में मिलती है, वो ओसोफेगस या ग्रसिका है, उसका ये ल्यूमन है। और ये देखिए ध्यान से कि ये कार्टिलेज है, ये जो येलो वाला आपको दिख रहा है, ये कार्टिलेज है जो यहां तक जाएगा, ठीक है। इसके चारों तरफ आप देखिए ध्यान से, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, टेंडन है, नेक के जो गर्दन की जो मांसपेशियां होती वो हैं। और ये थायराइड ग्लैंड के पास में, यहाँ पर साइड में क्या होता है आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। हमने एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ा था जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड, ये इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। बीच में कॉमन कैरोटिड आर्टरी है जो हार्ट से निकल करके और वो ब्रेन तक जाती है, ठीक है। सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर इन विच वे द ट्रैकिया इज लोकेटेड इन द नेक, अमंग द नेक टिश्यू। उसके बाद देखिए जो ट्रैकिया है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये क्रिक्वाइड कार्टिलेज से शुरू होता है ना। आगे जो मेजर कार्टिलेज था वो हायर्ड था, फिर वो ट्रैकियल कार्टिलेज चालू हो गए थे। और ये जाता है कहाँ तक, क्रिक्वाइड कार्टिलेज से शुरू हो करके, जहां पर कि लैरिंग्स की जो पहला कार्टिलेज होता है उसको क्रिक्वाइड कार्टिलेज कहेंगे, जो ठीक जैसे हायर्ड बोन के नीचे, ये मिड स्टेडियम तक जाता है। मिड स्टेडियम क्या है कि जैसे देखिए लंग्स है, लंग्स के बीच का जो जगह है ना, ये पार्ट, दिस एरिया, यहां तक ये जो पार्ट है ये कहलाता है, ये कहलाएगा मिडस्टेनियम, ठीक है। और आप अगर ध्यान से देखिए तो ये यहां पर इस जगह पर आपको ट्रैकिया की एंट्री दिख रही है। ट्रैकिया है ना यहाँ पे, ये ट्रैकिया आकर के यहां तक जाएगा, ट्रैकिया यहां तक मिडस्टेनियम तक ये आ रहा है, फिर ये अलग अलग ब्रांच में बढ़ जाएगा और जहां पॉइंट ऑफ एंट्री होगी उसको हीरस बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए आप यहां पर कि ये राइट लंग है ना, ये वाला राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। राइट वाले में आपको 1, 2 और 3 पालियां दिख रही हैं, जबकि लेफ्ट लंग में 1 और 2 पालियां दिख रही हैं। बीच में ग्रूव या दरार जैसी संरचना, इसको हम फिशर बोलते हैं, ये पाई जाती है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम क्या करता है कि हमारी थोरेसिक कैविटी को, यानी जो वक्षीय गुहा होती है उसको नीचे जो उदरीय गुहा होती है एब्डोमिनल कैविटी उससे अलग करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिमिट है कि यहाँ पर वक्षीय गुहा खत्म हो गई और इसी डायफ्राम पर ये टिका होता है। ये डायफ्राम के नीचे क्या होता है, यहाँ पर लीवर होता है, तो लीवर का जो मेन लोब यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। लीवर के लोब के दबने के कारण क्या होता है कि ये जो राइट वाला जो लंग्स है ये थोड़ा सा ऊपर की साइड होता है लेफ्ट वाले की तुलना में, और इसलिए ज्यादा चौड़ा नजर आता है, जबकि ये थोड़ा सा लंबा होता है यहाँ पर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो लंग्स होता है, लंग्स के चारों तरफ एक प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। और जो अभी तो हम ट्रैकिया की बात पहले पूरी कर लें, तो ट्रैकिया में क्या होता है कि जो लेफ्ट राइट ब्रोंकाई हमने समझा चुके क्या होता है, उसमें जो अंदर का जो टिश्यू होता है वो म्यूकस टिश्यू होता है, म्यूकोसा होता है, जहां पर कि गॉबलेट सेल्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वहां पर म्यूकस का सिक्रीशन होता है, कुछ सीलिया वगैरह पाए जाते हैं। और बाहर की तरफ इसमें 15 से 20 ट्रैकियल कार्टिलेज होंगे, जो क्या करते हैं कि दे स्ट्रेंथन एंड प्रोटेक्ट द एयरवे, क्योंकि ये एयरवे है, इसके जरिए सांस की हवा अंदर बाहर जाती है। अगर आप देखते हैं कि किसी भी, अगर आप रबड़ की ट्यूब है और वो अगर ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, जैसे साइकिल का ट्यूब है, तो उसमें अगर हवा हम भरेंगे और भरने का हवा खींचेंगे तो हवा खींचने भरने से क्या होगा, ट्यूब चिपकेगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि अगर ये कोलैप्स हो जाएगा तो फिर हवा का अंदर बाहर जाना बंद हो जाएगा। तो ये पास जो हवा का जो पैसेज है उसको बनाए रखने के लिए, जो एयरवे को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि ये ट्रैकियल कार्टिलेज काम आते हैं। और ये मैंने आपको पहले बताया कि जो पूरा गोल नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जहां की ट्रैकिया ओसोफेगस के कांटेक्ट में आता है वहां पर ट्रैकिया का पार्ट आपको नहीं दिखेगा।
है ना। ट्रैकिया सिर्फ आगे आगे से पूरा दिखता है अपने को। और जो सारे ट्रैकियल कार्टिलेज हैं वो आपस में एक दूसरे से के एंड से जो जुड़े होते हैं, तो उनके जो ट्रैकियल कार्टिलेज को जोड़ने वाला जो मसल होता है उसको हम ट्रैकियलिस मसल बोलते हैं। अब ये देखिए कि राइट और लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई, हम पहले आपको उसका स्ट्रक्चर बता चुके। कैरिना क्या है हम बता चुके कि विशेष प्रकार की हड्डी होती थी कि जैसे यहाँ पर ये ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का एक कार्टिलेज था जिसको हमने कहा था करीना या इसको इंटरनल रिच बोलते थे। जो राइट ब्रोंकस होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसका डायमीटर, यानी कि ये राइट ब्रोंकस का जो डायमीटर होगा ये ज्यादा होगा बनिस्पत की लेफ्ट वाले के, और ये थोड़ा सा इसके बीच एंगल भी कम बल होता है, इसलिए स्टीपर एंगल कहलाता है, ठीक है। ये हीलस तक जाता है। अब हीलस एक नया वर्ड आ गया, हीलस या हीलम। तो देखिए यहां पर मान लीजिए कि यहां से ये ट्रैकिया आ रहा है, यहां से ट्रैकिया आ रहा है, तो ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, और ये लेफ्ट, एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा सा, ये देखिए ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है, ठीक है। तो जहां पर इस ब्रोंकस की जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस है, इसकी जहां पर एंट्री पॉइंट होती है, इस पॉइंट को हम हीलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीलम बोलते हैं। और हीलम में क्या होता है कि इसमें पल्मोनरी नर्व्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, आर्टरी वेन्स होंगे, लिम्फेटिक डक्ट होंगे, सारी की सारी चीजें यहीं से लंग्स में एंटर होती है, ठीक है। और इस जो हीलस का पॉइंट होता है वहां पर कनेक्ट संयोजी उत्तकों का एक जाल सा होता है, मेसवर्क होता है यहां पर, ठीक है। और ये सारा का सारा जैसे मैंने कहा कि मिडस्टेनियम या मिडस्टर्नम के रीजन में हमारे जुड़ा होता है। यहां पर लंग्स के 2 लोब्स हैं, ये हम आपको बता चुके पहले कि राइट लंग के 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। इसमें ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल फीसर होते हैं, ये बता चुके आपको। लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर और इंटीरियर, इसमें भी एक ऑब्लिक, एक तिरछा सा एक दरार जैसी संरचना होती है। अब ये लंग्स को देखिए, आपकी लंग्स को अगर हम किसी भी आदमी का या कॉर्प्स का डिसेक्शन करेंगे तो लंग्स हमें ऐसा दिखाई देगा। लंग्स के चारों तरफ क्या होता है कि इसमें एक मेम्ब्रेन होता है लंग्स के चारों तरफ, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड भी भरा होता है, उसमें इन्फेक्शन होता है तो प्लूरिसिस होता है। और नीचे देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये आपका ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये इसका डायफ्राम है। तो राइट वाला जो है इसको नीचे से लीवर, ये नीचे लीवर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये लीवर है। तो लीवर थोड़ा राइट वाले लंग्स को थोड़ा ऊपर प्रेस किए रहता है, और ये लेफ्ट वाला थोड़ा सा लंबा सा दिखेगा, और ये राइट वाला थोड़ा सा चौड़ा सा दिखेगा, ठीक है। इसकी विड्थ ज्यादा होती है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ एंट्री या हीलस है ही, है ना। तो इंफीरियर पोर्शन जो दोनों लंग्स का है वो क्या होता है, डायफ्राम के ऊपर टिके होते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही। अब देखिए कि लंग्स और हार्ट में क्या रिलेशनशिप होता है। तो ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हो, जिसको मैं एनसर्किल कर रहा हूं, दिस इज हार्ट। हार्ट का सेक्शन है जिसमें आपको आयटा दिख रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर आयटा दिख रहा है, नीचे वेंट्रिकल के कैविटी दिख रही है, ठीक है। इसके चारों तरफ पेरिकार्डियम होता है। अब देखिए ये वाला जो टिश्यू है, ये टिश्यू ये है लंग्स। लंग्स ने किस प्रकार से हार्ट को इनकम्पैस किया हुआ है, घेरा हुआ है। ये राइट वाला लंग्स है और ये लेफ्ट वाला लंग्स है, इसे किस प्रकार से घेरा हुआ है। एंड ये जो है यहाँ पर ओसोफेगस है, यहाँ पर एक मेजर आयटा है, मेजर ब्लड वेसल है, ठीक है। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर ये, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हार्ट को चारों तरफ से इस लंग्स ने घेर रखा है, मतलब अंदर जो पूरा जो है ये पूरी तरह से इनकम्पैस कर रखा है, जकड़ के रखा हुआ है, जो मिडस्टेनियम वाला पार्ट है, ठीक है।
और यहाँ पर आपको बाहर कुछ रिब्स की लाइन दिखाई पड़ रही है। राइट लंग जो होता है, जो दाहिना वाला लंग्स होता है, वो क्या होता है, दिस इज वाइडर, ये चौड़ा होता है और मैंने जैसे कहा कि लीवर की वजह से थोड़ा ऊपर की तरफ दबा रहता है। लेफ्ट वाला लॉन्गर होता है और ये जहां पर कि चूंकि हार्ट ने इसको दबाया होता है, तो हार्ट ने जहां पर लेफ्ट लंग को दबाया होता है वहां पर एक नॉच जैसी संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच। अब ये इसमें हमने बता दिया जो प्राइमरी ब्रोंकस है, जब तक वो लंग्स में नहीं एंटर होता है हीलस के मार्ग से, तब तक वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई कहलाएगा, और जब वो एंटर हो जाएगा तो हम एंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई कहेंगे। राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई जो होता है वो लंग्स के बाहर ही उनका बाइफर्केशन हो जाता है। फिर जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो लंग्स के अंदर जो 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 इनसाइड पल्मोनरी कैविटी कह सकते हैं आप उसको, पल्मोनरी टिश्यू कह सकते हैं, उसकी ब्रांचिंग होती है। जैसे देखिए ये प्राइमरी ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस आया, ये यहां पर दो ब्रांच बने, ये ट्रैकिया है, इसमें प्राइमरी ब्रोंकस से क्या बन गया, सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर जो सेकेंडरी वाला था उसमें टर्सरी ब्रोंकस बन गया, है ना। फिर वो क्वार्टरनरी हो जाएगा और फिर बहुत पतला बन करके ये क्या होगा, अंत में एक संरचना में बदलता है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा है, मैं आपको बोल दे रहा हूं, दिस इज ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल जो है ये अंदर जाकर के छोटी छोटी कैविटी में जाकर के एंड होता है। इन कैविटी को हम कूपिकाएं या एल्वियोलस कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़े डायग्राम पे अपन देखें कि दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस है। या उसके साथ साथ आप देखिए कि एक पल्मोनरी आर्टरी है। मतलब होता क्या है कि हृदय से जो पल्मोनरी वेन है, सबसे पहले तो हृदय में क्या होगा कि पूरे शरीर का जो ब्लड आके कलेक्ट होता है राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी वेन है उसको लेकर के लंग्स में चला जाता है। फिर लंग्स में क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो आकर के फिर इसको लेफ्ट ऑरिकल में लाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहां से पूरे शरीर में जाता है। मतलब कि जो रक्त जिसमें कि ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, वो पहले राइट ऑरिकल में आएगा, वहां से पल्मोनरी वेन के जरिए लंग्स में जाएगा, फिर वहां से जब उसमें ऑक्सीजनेशन हो जाएगा तो वो पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगी। तो ये देखिए ये जो आपको लाल वाला बना हुआ है, दिस इज पल्मोनरी वेन, ठीक है, और ये पल्मोनरी आर्टरी है, मतलब यहां से जो आर्टरी निकलेगी। तो देखिए ये एक ब्रोंकियोल है, मैं ब्रोंकस नहीं कहना चाहिए, सपोज करो ये ब्रोंकियोल है यहाँ पर, है ना। ये यहाँ पर का जो पार्ट है ये यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल के ब्रांचेज जा रहे हैं, ब्रांचेज जा रहे हैं, और ये क्या क्या छोटे 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 से बैलून या थोड़े से बनी हुई बोरी जैसी संरचना दिख रही है, बॉल जैसी संरचना, जिसको हमको कूपिकाएं या एल्वियोलस कहते हैं। ये जो अंदर जो ये थैलीनुमा संरचना है इसको हम एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई भी कहते हैं। और इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें ब्रांचिंग हो रही है, जो भी जैसे ये मान लीजिए ये पल्मोनरी वेन आ रहा है, तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक पूरी तरह से जैसे कोई एक बॉल के ऊपर आप कोई एक नेट का एक मेश बना करके बॉल को आप ढक देते हैं, उसी प्रकार का एक जो रक्त नलिकाएं हैं, रक्त केशिकाएं हैं, उसका एक नेटवर्क बना हुआ है। और ये जो यहां से तो ये जो ब्रोंकियोल है इससे आ रही हवा, ठीक है, तो हवा आकर के इस कूपिकाओं में जमा होती है, और इसके ऊपर पूरा जो केशिकाओं का जाल है, तो इसी केशिकाओं के जाल में जो रक्त परिसंचरण होता है, और फिर क्या होता है कि यहीं पर जो ब्लड का एक्सचेंज होता है, ठीक है, सॉरी ब्लड का नहीं बल्कि गैस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि ब्लड लेके आ रहा है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। यहाँ जो वेन के जरिए जो ब्लड आया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी, ऑक्सीजन कम था। फिर क्या होगा कि जो हवा आई, हवा के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा थी, तो इस हवा के अंदर जो ऑक्सीजन था वो ब्लड में आ गया, और ब्लड वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड था फिर से एयर में आ गया, और फिर जब ये बैकवर्ड जब फ्लो होगा एयर का तो इसी ब्रोंकियोल से ये वापिस चला जाएगा, और यहाँ पर जब ऑक्सीजन से ये जो रक्त है उसमें जब ऑक्सीजन लोड हो जाएगा तो फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये चला जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है
यहाँ पूरा नेटवर्क आपको दिखाई पड़ रहा है रक्त नलिकाओं का। अब देखिए कि जो टर्सरी ब्रोंकाई है उससे सेगमेंटल बनेंगे, सेगमेंटल ब्रोंकाई बनेंगे, फिर ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट बनेंगे, और इस प्रकार से हर जो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट है ये राइट लंग में 10 होते हैं, एक सेगमेंट बन जाता है, एक रीजन बन जाता है, और लेफ्ट लंग में 8 से 9 होते हैं। इसमें जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो ब्रोंकाई होते हैं उसके दीवार में धीरे धीरे क्या होता है, कार्टिलेज की मात्रा कम होती जाती है, और वहां पर स्मूथ मसल्स यानी कि ऐसी पेशियां जो हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं है, इस प्रकार के पेशियां बढ़ती जाती हैं। और जितने ज्यादा मस्कुलर पेशियां बढ़ेंगी उससे क्या होगा कि उस जगह पर वहां के जो टिश्यू हैं उसमें संकुचन और फैलाव, जो कंस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो एयर का एक्सचेंज वहां पर आराम से हो सकेगा, जो पल्सेटिंग होगी वहां पर मेम्ब्रेन इसकी जो स्मूथ मसल्स की, इसके जरिए क्या होगा कि एयर एक्सचेंज वहां पर हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमने आपको कहा था कि हमने को क्या है कि कुछ हिस्टोलॉजी भी पढ़नी थी, तो ये देखिए जब लंग्स का स्लाइड पहचानना, अगर ये माइक्रोस्कोप के नीचे है तो लंग्स की स्लाइड को पहचानना सबसे आसान है। इसमें आपको खूब सारा ऐसे ना खाली खाली स्पेस खूब दिखेगा। तो ये देखिए एल्वियोलर डक्ट है, यानी कि वो नलिका है जो एल्वियोलाई में जा रही है। जैसे ये मान लीजिए एल्वियोलर सैक है, इसके अंदर छोटी छोटी और चैम्बर्स बने हुए हैं, तो ये वो नलिका है जो एल्वियोलर सैक में हवा लेके आ रही है। इसमें रेस्पिरेटरी, ये ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल से एक एल्वियोलर डक्ट निकला है ना। यहाँ पर बीच बीच में आपको पल्मोनरी आर्टरी दिख रहा है, उसी प्रकार से कहीं कहीं पल्मोनरी वेन भी दिखाई पड़ेगा। और ये सारे का सारा ये जो ऐसे ये रीजन बना हुआ है, ये रीजन बना हुआ है, ये सब क्या है, ये कूपिकाएं या एल्वियोलाई हैं। और इसमें खूब सारा आपको खाली या ब्लैंक स्पेस दिखाई पड़ता है। और इसी में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो जो ब्रोंकियल वॉल है, जो ब्रोंकियल ये जो दीवार है ना, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है आपस में। क्या होता है, ये सिकुड़ जाती है, जिससे वजह की जो पासरवे जो होता है कम हो जाता है, बीच में जो जगह होती है वो कम हो जाती है। और ये होता है जब कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ये ब्रोंकाइटिस जब होता है, खासतौर से अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसे मान लीजिए, तो इन्फ्लेमेशन होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर सूजन आ जाती है, और सूजन आने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस, में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, इसी का एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला डायग्राम दिखाया गया है। ये देखिए, इसकी हिस्टोलॉजी फिर से आप देख लीजिए। ये ब्रोंकस है, यानी कि वो नलिकाएं जो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, टर्सरी और जो ब्रोंकियोल्स बने थे, उसमें एक छोटा सा ब्रोंकस है। और ये ब्रोंकस जो है ये ब्रोंकाई है जो हवा लेकर के क्या होगा कि ये छोटे छोटे जो स्पेसेस यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ है, ये सारे के सारे एल्वियोल्स कूपिकाएं हैं। ठीक है, और इस कूपिकाओं के अंदर जो कैपिलरी वाला एरिया ये है। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से पहचान लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर स्पॉटिंग में कभी पहचानने के लिए आ जाए कि लंग्स की स्लाइड हमने लगा दी देखने के लिए परीक्षा में, तो वो डायग्राम आपको लंग्स की जो स्लाइड है वो ऐसी दिखेगी, और ऐसे ही इस पर लेवलिंग भी करनी होती है। जो ब्रोंकियोल्स होता है, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स जो होते हैं मल्टीपल, टर्सरी ब्रोंकस जो होता है ब्रोंकियोल्स में होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में होता है, और करीब करीब एक टर्सरी ब्रोंकस में 6500 टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होता है। मतलब आप समझिए कि अंदर का नेटवर्क कैसा है कि पहले तो 2 प्राइमरी थे, 2 प्राइमरी से पहले तो कम से कम दर्जनों सेकेंडरी हो जाएंगे, फिर उस सारे सेकेंडरी से फिर टर्सरी होंगे, और हर टर्सरी से करीब 6500 के आसपास। मतलब कितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, और उसी प्रकार से किस प्रकार का एक मेस ऑफ नेटवर्क बनता है, नेट का मेस बन जाता है जब रक्त केशिकाएं वहां पर एक जाल बनाती है हर कूपिकाओं के ऊपर। ब्रोंकियोल्स में मैं पहले बता चुका कि इसमें कोई कार्टिलेज नहीं होता, और इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज है, गैसों का विनिमय है, वो आसान हो जाता है। और इसका जो कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक होता है। ऑटोनॉमिक मैं आपको बता चुका हूं पहले भी शायद, कि हमारी जो तंत्रिका तंत्र होती है उसमें क्या होता है कि 2 प्रकार की पेशियां, बल्कि 3 प्रकार की पेशियां हैं वैसे तो।
लेकिन एक पेशी जो कंकाल पेशी होती है वो हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में रहती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, हाथ से कोई काम कर रहे हैं हम, तो उस कंडीशन में सारी कंकाल पेशियां काम आती है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऑर्गन हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हम हार्ट बीट अपना बंद नहीं कर सकते, हम सांस लेने की प्रक्रिया रोक नहीं सकते, है ना। उसी प्रकार से इनको जो कंट्रोल करते हैं वो ऑटोनॉमिक कंट्रोल या इसको स्वायत्त तंत्रिकाएं भी कहते हैं, जो ऑटोनॉमिक नर्व, जो नर्व इनको कंट्रोल करती है इनको, तो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भाग हैं। तो लंग्स का कंट्रोल का जो के स्मूथ मसल को जो कंट्रोल करने वाली जो पेशियां होती हैं, द मसल्स दैट एक्चुअली रेगुलेट्स द contraction of the smooth muscles of the lungs, they belongs to the autonomic nervous system। वो हमारे इन वॉलेंट्री कंट्रोल में, यानी कि ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होता, वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। और ये क्या करती हैं कि सारे जो ब्रोंकियोल्स हैं उनके डायमीटर को रेगुलेट करती हैं। डायमीटर बड़ा होगा तो हवा का पैसेज ज्यादा होगा, कम होगा तो हवा का पैसेज रुक जाएगा। तो एयर फ्लो को ये कंट्रोल करती हैं और लंग्स के रेजिस्टेंस को मेंटेन करती हैं, ब्रोंकियोल्स होती हैं। अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक चीज होती है ब्रोंकियो डायलेशन, खास तौर से जैसे आपने देखा कि मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, उसकी वजह से ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा तो अंदर की दीवारों में सूजन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो डायमीटर है वो छोटा हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और ये कई प्रकार के इन्फेक्शन में होता है। इवन कि जब भी, अब यहाँ तक कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का जो वायरस है ये भी ये काम कर सकता है उस कंडीशन में। या दमा के जो पेशेंट होते हैं उस कंडीशन में, आपने दमा के पेशेंट को देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि इनहेलर लेते हैं, जिसमें कुछ ऐसे दवाएं होती हैं, डेरिफाइलिन जैसी कुछ। तो वो दवाएं क्या करती हैं, दवा जब जाती है सांस के साथ अंदर तो वो क्या करती हैं, जो ब्रोंकस है उसको फैला देती है। तो वो ब्रोंकस को फैलाना इसलिए होता है जिससे कि सांस लेने की प्रक्रिया आसान की जा सके। तो देयर आर सो मेनी ड्रग्स विच आर ब्रोंकोडायलेटर्स, जो क्या करते हैं कि ब्रोंकस के डायमीटर को बढ़ा देते हैं। वैसे नॉर्मली वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके एक्टिवेशन से होता है, लेकिन कभी कभी कुछ रोग वाले कंडीशन में, जैसे अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस हो गया या कुछ ऐसा इस प्रकार का इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से क्या उसके ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में ये दवाएं जो होती हैं वो ब्रोंकियो डायलेशन करती हैं। फिर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मतलब वो जो ब्रोंकस है उसमें कंस्ट्रिक्शन हो गया, ये क्या करते हैं, ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो जैसे अब हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें उसके दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक कहलाता है, इसको अनुकंपी बोलते हैं, और दूसरा पारासिम्पैथेटिक है, इसको परानुकंपी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो इसका कंस्ट्रिक्शन होता है, संकुचन होता है, सिकुड़न होता है, वो पारासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से होता है। और यहाँ पर हिस्टामिन नाम का एक क्या कहते हैं इसको, हिस्टामिन नाम का एक केमिकल मीडिएटर होता है जो हमारे शरीर में, जो हमारा ये प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ है, ये कुछ कोशिकाएं होती हैं मास्ट सेल, वो रिलीज करती हैं। और ये जो केमिकल मीडिएटर है ना, ये एलर्जिक रेस्पॉन्स बॉडी में पैदा करता है। इसकी वजह से जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां हिस्टामिन रिलीज होगा और वहां पर ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है। कभी भी कोई एलर्जी के कंडीशन में, जैसे कई लोग क्या होता है कि जैसे कुछ एलर्जी, किसी चीज से आपको एलर्जी है, उसको आपने सूंघ लिया, आपको छींके आनी शुरू हो गई, जुकाम के सिम्टम्स आ गए, तो उस कंडीशन में भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। अस्थमा यानी कि दमा में भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन और ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि जो एयर पैसेज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और इसीलिए जब कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो उसको वैसो डायलेशन करना पड़ता है दवाई से। वही जो मैंने इनर वाले पंप की बात की। अब देखिए जो कूपिकाएं हैं, ये हालांकि मैं पहले बता चुका हूं कि ये छोटी छोटी जो बैलून जैसी संरचनाएं, आपको बैग जैसी संरचनाएं दिख रही है, सैक लाइक संरचना दिख रही है, दीज आर द एल्वियोल्स, जिसमें कि ब्रोंकियोल्स जाते हैं। और वहां पर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रक्त केशिकाएं हैं उनका जाल किस प्रकार से है, क्योंकि अगर ये रक्त केशिकाएं इतनी पतली नहीं होंगी तो वहां पर गैस का एक्सचेंज संभव नहीं है। जैसे इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए,
तो ये क्या है कि यहाँ पर ये हवा है, ये एल्वियोलर एयर है, ठीक है, और अंदर में यहाँ पे ब्लड है। बीच में ये क्या है कि सिर्फ एक इंडोथीलियल का लेयर है, मतलब सिर्फ एक मेम्ब्रेन का लेयर है, मतलब एक बल्कि दो मेम्ब्रेन का, एक इसको हम एल्वियोलर एपिथेलियम कहेंगे और इसको हम जो पल्मोनरी वेन्स है या पल्मोनरी आर्टरी है उसकी जो केशिकाएं हैं कैपिलरी, उसका इंडोथीलियल लेयर है। तो इसलिए होता क्या है कि यहाँ पर जो थिकनेस है बिल्कुल माइक्रोन से भी कम होता है, और इसी वजह से अंदर ब्लड है, यहाँ पर ब्लड है और यहाँ पर हवा है। तो ये जो गैस का एक्सचेंज है यहाँ पर संभव हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही मेम्ब्रेन है, एक एल्वियोलर एपिथेलियम है और अंदर जो कैपिलरी है रक्त केशिकाएं हैं उसका एंडोथीलियम है। तो ये जो संरचना है ये इसी प्रकार के एनाटॉमी में संभव है जो कोशिकाएं बनी हुई हैं। जैसे देख लीजिए कि ये कोशिकाएं हैं बनी हुई, इसको और इनलार्ज करके बताया गया है। इसमें देखिए कि एपिथेलियल कोशिकाएं हैं, है ना, चपटी उपकला कोशिकाएं हैं जिसको हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, है ना, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। चपटी उपकला कोशिकाएं मिलकर के एक चैम्बर जैसी संरचना बना रही हैं और इसके ऊपर रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये एल्वियोलर ऑर्गेनाइजेशन, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो होता है वो एल्वियोलाई में करेक्ट होते हैं, जहां पर कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे, अच्छा क्या होता है कि बहुत सारे एल्वियोलर को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे डक्ट्स भी बने हुए हैं, इसको हम एल्वियोलर डक्ट कहते हैं, जो क्या करते हैं कि बहुत सारे कोशिकाओं को आपस में कनेक्ट करती हैं। और इन्हीं एल्वियोलर डक्ट में क्या होता है कि रक्त नलिकाएं जाके ब्रांचिंग होती है, इसमें से ब्लड का फ्लो भी होता है, ठीक है। अब आगे देखिए एल्वियोलस, ये एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है, उसके ऊपर, है ना, इलास्टिक फाइबर्स होता है जिससे कि वो जो एल्वियोलस है या कोशिकाएं को एक शेप मिलता है और वहां पर कैपिलरीज का एक जाल होता है। इसमें जैसे मैंने कहा कि चपटी उपकला कोशिकाएं या स्क्वामस एपिथेलियम होती हैं, और ये बहुत ही टाइप 1 सेल्स होते हैं, बहुत थिन होते हैं। इसके बीच बीच में जो रक्त का प्रवाह होता है उसमें एल्वियोलर मैक्रोफेजेज होते हैं। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये भक्षी कोशिकाएं होती हैं जो बेसिकली हमारे शरीर के इम्यून डिफेंस का काम करती हैं, क्योंकि ये किसी भी अवांछित पदार्थ को, डस्ट वगैरह को, इन सबको खा जाती हैं और खा करके उनको डाइजेस्ट करके खत्म कर देती हैं। उसी प्रकार से टाइप 2 सेल्स होता है। टाइप 1 सेल तो वही पतली झीनी परत वाली कोशिकाएं हैं। टाइप 2 सेल्स जो है ये क्या करती हैं कि कुछ ऐसे सरफेक्टेंट या वायली सिक्रीशन पैदा करते हैं जो जिसमें कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन होता है, और ये एल्वियोलाई के सरफेस के कोट करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वहां पर सरफेस टेंशन कम हो। अगर वो कोशिकाएं सूख जाएंगी तो क्या होता है कि सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से कोशिकाओं में डैमेज होने की, रप्चर होने की संभावना है। जो वायली सिक्रीशन सिक्रीट करने वाला सेप्टल सेल्स होता है, जो क्या होता है कि ये जो टाइप 1 सेल्स होता है कोशिकाओं में, जैसे मैंने कहा टाइप 1 और टाइप 2 सेल्स। टाइप 1 कोशिकाएं बहुत पतली दीवार वाली होती हैं और टाइप 2 कोशिकाएं जो होती हैं वो सेप्टल सेल्स होती हैं, जो टाइप 1 सेल्स के बीच में होती हैं और कुछ वायली सिक्रीशन या तैलीय स्राव उससे होता है, ठीक है। उसी तो अब देखिए जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है, जहां पर रेस्पिरेशन होता है एक्चुअली एल्वियोलस में, तो वहां पर कौन कौन सा है, एक स्क्वामस एपिथेलियल लाइनिंग होती है जो एल्वियोलस की है। हमने अभी आपको डायग्राम बताया था कि ये मान लीजिए रक्त नलिका है, तो यहाँ पर एक रक्त नलिका का एक दीवार होगी और दूसरी दीवार किसकी होती है, यहाँ पर उसकी होती है एल्वियोलस की, ठीक है। एक दीवार ये है और दूसरी दीवार ये है। ये वो स्पेस है जहाँ पर कि ब्रोंकियोल्स है और ये रक्त नलिका है। तो इसमें एक जो इसकी जो लाइनिंग है, ये लाइन तो एल्वियोलस की लाइनिंग है, और सॉरी गलत बोल गया मैं, ये लाइनिंग एल्वियोलस की लाइनिंग है। और एक सेकंड में मिटाई दूं फिर कंफ्यूजन होगा इससे। ये एल्वियोलस की लाइन नहीं है, है ना, यस, ये रक्त केशिका वाली है। तो ये एंडोथीलियल सेल्स है ना। यहाँ पर इस प्रकार की कोशिकाएं हैं, एंडोथीलियल सेल, सिंगल कोशिकाओं के लेयर वाला एक मेम्ब्रेन है, और ये जो है ये एल्वियोलर है ना।
तो जो मैंने कहा था कि जो एल्वियोलस होता है उसमें एपिथेलियल लाइनिंग होती है, स्क्वामस सेल्स की एक लाइनिंग है वो ये है, और एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग ये है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक बेसल लेमिना भी होता है, बहुत पतली सी एक लेमिना होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों जो मेम्ब्रेन्स का जो थिकनेस होता है इतना कम होता है कि यहाँ पर आराम से रक्त जो है वो हवा के संपर्क में आ जाता है और यहाँ पर गैस एक्सचेंज संभव हो पाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है ये डिफ्यूजन है, विसरण है। विसरण की प्रक्रिया आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, तो वहां जो विसरण आपने पढ़ा था वही डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन इसलिए होता है कि अंदर जो ब्लड है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का टेंशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का लो है। यहां पर ऑक्सीजन का टेंशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लो है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिधर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो वो इधर से इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन इधर कम है तो ये इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से विसरण की क्रिया, जैसे कि अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जैसे गैसों का विसरण होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये कैपिलरी जो है तो होती है, सप्लाई होती है, और ये कैपिलरी जो होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टिश्यू को प्रोवाइड करने के लिए लंग से ले जाती हैं, ठीक है। ये तो रक्त प्रवाह से जुड़ा हुआ एक लाइन, इसको रहने दीजिए। तो अब ये है कि जो लॉब्यूल्स है कि जो एल्वियोलाई के अंदर जो एक छोटे छोटे कोशिकाओं का गुच्छा बना हुआ था, वहां पर इन्फ्लेमेशन होने के बाद एक कंडीशन होता है, इसको कहते हैं न्यूमोनिया। इसमें क्या होते हैं कि कुछ द्रवीय पदार्थ उस इन्फ्लेमेशन या शोथ की वजह से एल्वियोलाई में लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि रेस्पिरेटरी फंक्शन जो होता है थोड़ा कंप्रोमाइज हो जाता है। ये रक्त प्रवाह जो है, आप देखिए कि हर लोब्यूल यानी कि जो गुच्छा है रक्त कोशिकाओं का, उसमें एक आर्ट्रियोल आता है और एक वेन्यूल आता है। और आर्टरी जो होती है वो पल्मोनरी सर्किट से, ये तो क्या है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो होता है वो आर्टरीज रक्त को रिसीव करके उसको ले जाती है, और जो नेटवर्क होता है सराउंड करता है एल्वियोलस को, कैसे नेटवर्क सराउंड करता है, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है। तो एल्वियोलर कैपिलरी से क्या होता है कि पल्मोनरी वेन्यूज और वेन से चले जाते हैं और फिर ये लेफ्ट एट्रियम में निकल आते हैं। तो जो आर्टरी से पल्मोनरी आर्टरी से मैं शायद पहले उल्टा बोल गया कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ले करके ब्लड को लंग्स में आती है, और पल्मोनरी वेन जो होता है वो उसको ले करके लेफ्ट ऑरिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहां से सारे शरीर में ये जाएगा। ये मेरे ख्याल से ये ब्लड प्रेशर जो होता है पल्मोनरी सर्किट में, जहाँ जो रक्त का प्रवाह जो लंग्स में होता है, उसमें ब्लड प्रेशर 30 mmHg के आसपास होता है। और कहीं भी जो ब्लड क्लॉट हो जाए, फैट या एयर बबल्स अगर आ जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, जो हमारे लंग्स में जो रक्त नलिकाएं हैं, उसमें ब्लॉक हो जाता है, उसमें कोई ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, और कई बार होता है एक्सीडेंटली, या फैट ज़्यादा जम गया या ऐसा कुछ हो गया, तो इसको हम पल्मोनरी इम्बोलिज्म कहते हैं। और ये नुकसानदेह होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पैदा करता है, और ये पूरा डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये प्लूरल कैविटी है। और पल्मोनरी ये तो हम समझा चुके पहले भी आपको कि इसमें दो प्लूरल कैविटीज होती है। जो है ना, ये देखिए, ये लेफ्ट लंग है, इसमें के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगा, तो एक कैविटी ये बन जाएगा। दूसरी ये राइट लंग के चारों तरफ भी एक प्लूरा नाम के मेम्ब्रेन की एक कैविटी बनी हुई है, इसको हम राइट प्लूरल कैविटी कहेंगे। ये लंग्स को करता है, इसके अंदर सीरस मेम्ब्रेन या प्लूरा होता है। प्लूरा के दो लेयर होते हैं, पेराइटल और विसरल। पेराइटल जो होता है वो पेराइटल मतलब जो लंग्स, इसमें जो दो लेयर है ना, ये जो मेम्ब्रेन है प्लूरल मेम्ब्रेन का, तो ये अंदर वाला जो है इसको हम पेराइटल कहेंगे, बाहर वाले को विसरल कहेंगे। और इसके बीच में तो एक फ्लूइड भी होता है, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड जो होता है इन दोनों लेयर्स के बीच में लुब्रिकेट करता है। तो आज की कहानी हम यहीं तक रहने देते हैं। आज हमने सारी एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी खत्म कर दिया पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब हम कल से फंक्शनिंग देखेंगे कि हाउ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन द
रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके बाद गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।